नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यशस्वी कोचिंग सेंटर में। श्रेष्ठा एग्जाम के जरिए प्रवेश परीक्षा क्लास 9th व 11th की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है बच्चों। देखिए, आपको जीए, जीएस, करंट अफेयर के बच्चों 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उन्हीं सभी क्वेश्चनों में से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है? इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देख के ज़रूर तैयार करते चलिए। इसके साथ-साथ सामाजिक विज्ञान, गणित इत्यादि के विषयों की तैयारी करने के लिए जो हमने श्रेष्ठा एग्जाम के सिलेबस में है, हमने जो है श्रेष्ठा एग्जाम 2025 करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाके सभी वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, ठीक है बच्चों? आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी हमने करा दिया है, ठीक है? चलिए बच्चों, तो आज का ये क्लास शुरू करते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है, कि सर एसएसटी के क्वेश्चन करा दीजिए। बच्चों, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अभी आज 13 मई है, ठीक है? 1 जून को आप लोग का पेपर है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएँगे, ठीक है बच्चों? इसलिए यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ठीक है? चलें, अच्छा लगेगा करेंगे, आप लोग की तैयारी में मददगार वीडियो साबित हो रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है बच्चों? चलें, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बता दें बच्चों, इस क्लास में आप लोग को 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जाएँगे जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ-साथ हर एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन एडवांस में बताए जाएँगे, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड, ठीक है? जो आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है। इस प्रकार से पूरे 100 प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है? चलें, क्लास शुरू करते हैं। देखें, ये है कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो ये की है 6.8%, ठीक है? चलो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 अनुमानित की, अ, जिसमें मजबूत घरेलू मांग और सरकारी सुधारों का हवाला दिया गया है। चलो, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। जीडीपी क्या है? चलिए, आपके दिमाग में भी ये आता होगा जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद एक देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है? चले, भारत का जीडीपी डेटा कौन जारी करता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीडीपी डेटा कौन जारी करता है? तो ये करते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से, ठीक है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय से। चले, इसके बाद है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? ठीक है? तो कितनी थी? 6.7% थी, ठीक है? आरबीआई के अनुसार। चलें, 2024 में भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान था? तो किसका था? सेवा क्षेत्र का, ठीक है? आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं को ई-रिक्शा के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए हाल ही में कौन-सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है पिंक ई-रिक्शा योजना, ठीक है? चलें, 21 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा शुरू की गई पिंक ई-रिक्शा योजना का उद्देश्य 10,000 ई-रिक्शा वितरित करके महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। चलें, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पिंक ई-रिक्शा योजना का प्रशासन कौन करता है? तो महिला और बाल विकास विभाग, ठीक है? इस योजना के लिए ई-रिक्शा कौन सी कंपनी आपूर्ति करती है? तो काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशन। चले, अगला प्रश्न है, इस योजना के तहत किन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? तो दी जाती है विधवाओं को, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को, ठीक है? यह योजना कितने जिलों में लागू की गई है? तो 8 जिलों में लागू की गई, ठीक है? इस योजना के तहत महिलाओं की आयु पात्रता क्या है? 20 से 50 वर्ष है, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत गैर कर योग्य आय की सीमा क्या है? तो ये है बच्चों 12 लाख रुपए, ठीक है? चलो, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई कर व्यवस्था ने मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए गैर कर योग्य आय की सीमा 12 लाख तक बढ़ा दिया है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कि भारत में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री करते हैं। नई कर व्यवस्था कब शुरू की गई है? 2020 से। 2025 में 2025 में वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती क्या है? तो यह है 75,000, ठीक है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कराधान को नियंत्रित करता है? ठीक है? अर्थात टैक्सेशन को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 265, ठीक है? चले,
नई कर व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? कर संरचना को सरल बनाना और अनुपालन बोझ को कम करना। चले अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस प्ररोधकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर किस संगठन ने विकसित किया है? तो ये किया है इसरो ने। ठीक है, चले इसरो ने अंतरिक्ष मिशनों में उपयोग होने वाले ठोस प्ररोधकों के लिए 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर विकसित किया जो अपनी तरह का सबसे बड़ा है। ठीक है, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, चलो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में। ठोस प्ररोधकों का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो ये है रॉकेट प्ररोधन। इसरो के किस हालिया मिशन ने अंतरिक्ष डॉकिंग का प्रदर्शन किया है? तो ये है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चले इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनको ध्यान रखिएगा, बी नारायणन। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये की है तेलंगाना ने। ठीक है, चले इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना 2025 में तेलंगाना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों का वित्तीय सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, कह रहा है तेलंगाना में ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये करता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अर्थात सामाजिक कल्याण विभाग। ठीक है, चले तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, विच स्कीम इज सिमिलर टू दिस इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में इससे मिलती जुलती कौन सी योजना है? तो ये है YSR पेंशन कनुका। ठीक है, चले तेलंगाना को अलग राज्य के रूप में कब बनाया गया था? तो ये 2 जून 2014 में। ठीक है, चले अगला है, अप्रैल 2025 तक आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट क्या है? ठीक है, तो ये है 6.50%। ठीक है, चलो आरबीआई ने अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति शिक्षा समीक्षा में मुद्रास्फीति और विकास को संतुलित करने के लिए रेपो रेट को 6.50% पर बनाए रखा। ठीक है, चलिए रेपो रेट क्या है? ये पहला प्रश्न है यहाँ पर। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो आरबीआई गवर्नर। ठीक, चले वर्तमान में आरबीआई गवर्नर का क्या नाम है? तो संजय मल्होत्रा। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो ये है वह दर जिस पर बैंक आरबीआई के पास धन जमा करते हैं। ठीक है, चलो एमपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एमपीसी की स्थापना 2016 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे विश्व का पहला डीप सी राडार जो ऊंची उड़ान वाले विमानों का पता लगाता है किस देश ने विकसित किया? ठीक है, तो ये किया है बच्चों चाइना ने। ठीक है, चलो चीन ने 2025 में विश्व का पहला डीप सी राडार विकसित किया जो उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है। ठीक है, चले डीप सी राडार का प्राथमिक उपयोग क्या है? निगरानी और रक्षा। ठीक, चलो भारत में राडार सिस्टम कौन सा संगठन विकसित करता है? तो डीआरडीओ विकसित करता है। चले भारत के स्वदेशी राडार सिस्टम का नाम क्या है? तो अरुद्रा। ठीक है, चलो अगला है, भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय करता है बच्चों। ठीक है, चलिए डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है 2030 तक भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य क्या है? तो ये है बच्चों $28 बिलियन। ठीक है, चले भारत और कतर का लक्ष्य 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को $28 बिलियन तक दोगुना करना है जिसमें ऊर्जा और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया गया है। चलो अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये करता है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलो भारत से कतर को प्राथमिक निर्यात क्या है? तो यह पेट्रोलियम उत्पाद है। ठीक है, चलो बच्चों ठीक भारत से कतर को प्राथमिक निर्यात क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद है। ठीक है, चलें 2024 में भारत कतर व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? तो ये नई दिल्ली ने की थी। एफटीए का पूरा नाम क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता।
वैश्विक व्यापार को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियंत्रित करता है? तो ये डब्ल्यूटीओ नियंत्रित करता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? ठीक है, तो ये जीता था उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलें। उत्तर प्रदेश की झांकी जो सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती थी ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है, चलिए बच्चों, अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी बच्चे जानते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित होती है? नई दिल्ली में। गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो रक्षा मंत्रालय करता है। चलिए, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विकसित भारत। ठीक, चलिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 का मुख्य अतिथि कौन थे? तो निर्दिष्ट आमतौर पर एक विदेशी गणमान्य। चलिए, अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शुरू किए गए अपार आईडी का पूरा नाम क्या है? तो अपार आईडी का पूरा नाम यहाँ जान लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, चले इसको देखिए। अपार आईडी छात्रों के लिए 12 अंकीय विशिष्ट आईडी है जो पूरे भारत में शैक्षणिक रिकॉर्ड को मानकीकृत करता है। ठीक है, चलो अगला यहाँ देखो, अपार आईडी किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ये शिक्षा विभाग ने शुरू की है, शिक्षा मंत्रालय। चले, अपार आईडी का उद्देश्य क्या है? छात्र रिकॉर्ड को मानकीकृत और डिजिटल करना। चले, अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी कब शुरू की गई थी? तो 2020 में शुरू की गई थी। चलो, अपार आईडी को कौन सा प्लेटफॉर्म एकीकृत करता है? तो डिजी लॉकर करता है। चलिए, अपार आईडी पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो कोई विशिष्ट आयु नहीं है स्कूली छात्रों के लिए। चलो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 113 सड़कों को किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो ये दी है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अर्थात बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, चलें। गृह मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 113 सड़कों को मंजूरी दी। चले, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो 2022 में शुरू किया गया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती गांवों का विकास और प्रवास को रोकना। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत कितने गांवों को लक्षित किया गया है? तो 2967 गांवों को। ठीक है, चले, इस कार्यक्रम में कौन सा राज्य शामिल है? तो इसमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम आदि। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अवधि क्या है? तो 2022 से 2026 तक है। चलो, स्पास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चले, क्या है यहाँ पर? स्पास रक्षा मंत्रालय की एक पहल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रशासन को सुव्यवस्थित करता है। ठीक है, संबंधित प्रश्न देखते हैं। स्पास के लिए बैंकों के साथ कौन सा विभाग सहयोग करता है? तो रक्षा लेखा विभाग। ठीक है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। स्पास सेवा केंद्रों में कितने बैंक शामिल हैं? तो ये 4 बैंक शामिल हैं। ठीक है, चलिए, स्पास का पूरा नाम क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, चले, स्पास कार्यक्रम की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय करता है। ठीक है, चलो, देश भर में कितने स्पास सेवा केंद्र नियोजित हैं? तो 1128। चले, अगला प्रश्न देखते हैं। PLFS 2024-25 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर क्या है? ठीक है, तो ये है 3.2%। ठीक है, चले, तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2024-25 ने भारत की बेरोजगारी दर 3.2% बताई, जो बेहतर नौकरी सृजन को दर्शाता है। ठीक है, PLFS का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, चलें, PLFS कौन सा संगठन आयोजित करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। 2024-25 में श्रम बल भागीदारी दर LFPR क्या है? तो ये 58% लगभग। भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार हैं? तो कृषि में। NSO का पूरा नाम क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। चलो, अगला प्रश्न देखो, भारत में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? तो ये है PMEGP। ठीक है, चलो, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार
सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी सूक्ष्म उद्यमों के लिए सब्सिडी प्रदान करके ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देता है। ठीक है, पीएमईजीपी का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले यही मुख्य था यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। चलिए अगला है, पीएमईजीपी को कौन सा मंत्रालय लागू करता है? तो ये करता है एमएसएमई मंत्रालय। पीएमईजीपी के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या है? तो यह है 50 लाख। ठीक है, चलो, पीएमईजीपी के लिए कौन पात्र है? तो यह 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और संस्थान। पीएमईजीपी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सब्सिडी प्रतिशत क्या है? तो यह 25 से 30%। चलिए अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का राजकीय कोष घाटा लक्ष्य क्या है? तो यह है 4.5%। ठीक है, चले, भारत सरकार ने वित्तीय समेकन सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी का 4.5% राजकीय घाटा लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा क्या है इसको समझिए, सरकार के व्यय राजस्व से अधिक होना। ठीक है, चले, राजकोषीय घाटा लक्ष्य कौन सा मंत्रालय तैयार करता है? तो ये वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ठीक है, राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाना राजस्व घाटा कहलाता है। भारत के समेकित कोष को कौन सा अनुच्छेद नियंत्रित करता है? तो ये अनुच्छेद 266। ठीक है, चलो, एफआरबीएम अधिनियम क्या है? तो ये वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, चलो, खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? तो ये की थी नई दिल्ली ने। ठीक है, चलिए, खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया। ठीक है, चलिए संबंधित प्रश्न देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था सुधांशु मित्तल ने। चलो, पुरुष इवेंट में कितने देशों ने भाग लिया? तो 20 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए, खो खो विश्व कप में भारत की पुरुष टीम का नेतृत्व किसने किया? तो ये प्रतीक वायकर ने किया था। चलिए, इस आयोजन को किस संगठन ने समर्थन दिया? तो ये दिया था भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। चलो, खो खो मैच के दौरान मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए, केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है इंटर लिंकिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन। ठीक है, चलो, केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य केन नदी से अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में हस्तांतरित करके सूखा पर्वत बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना है। ठीक है, चलो, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं अब यहाँ पर, केन बेतवा लिंक परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होते हैं? तो ये होता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये यमुना नदी से संबंधित है। ठीक है, चलो, इस परियोजना से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित होता है? तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चले, केन बेतवा लिंक परियोजना को कब मंजूरी दी गई थी? तो 2021 में। नदी जोड़ परियोजनाओं की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय करता है बच्चों। ठीक है, चले, अगला है, उदय योजना का पूरा नाम क्या है? तो उदय योजना का पूरा नाम उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना क्या है? अभी बताऊंगा कि डिस्कॉम क्या है, इत्यादि चीजें यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, चले, उदय स्कीम, उदय योजना 2015 में शुरू की गई का उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। ठीक है, चले, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, उदय योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो ये विद्युत मंत्रालय ने शुरू की थी। ठीक है, चलो, उदय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिस्कॉम के नुकसान को कम करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, उदय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। डिस्कॉम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। ठीक है, वितरण कंपनी। उदय के बाद कौन सी योजना आई? ठीक है, तो उदय के बाद पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना आई। ठीक है, चलो, यहाँ पर देखो, आईओटी अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए आईआईटीडीएम कांचीपुरम के साथ किस संगठन ने सहयोग किया? तो ये किया था अर्नेट इंडिया ने। ठीक है, चलो, देखिए, आईआईटीडीएम कांचीपुरम ने 2025 में आईओटी प्रौद्योगिकी के लिए एक संयुक्त अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए अर्नेट इंडिया के साथ साझेदारी की।
ठीक है? चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। आईओटी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग। आईओटी प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? तो आईओटी समाधानों का अनुसंधान और विकास। ठीक है? चलो। आईआईटीडीएम कांचीपुरम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है? चलें। अर्नेट इंडिया की देख-रेख कौन-सा मंत्रालय करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलें। अर्नेट इंडिया का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य शिक्षा और अनुसंधान के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है? अगला और लास्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। ठीक है? चलें। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नवाचार, खेल और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए बच्चों को मान्यता देता है। 2025 में 17 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। ठीक है? चलें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है? 2025 में कितने बच्चों को पुरस्कार मिले? तो 17 बच्चों को। ठीक है? यह पुरस्कार कौन-सा मंत्रालय आयोजित करता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है? पुरस्कार के लिए आयु पात्रता क्या है? 15 से 18 वर्ष है। पुरस्कार समारोह आमतौर पर कब आयोजित होता है? तो होता है ये गणतंत्र दिवस के आसपास। ठीक है? चलें।